आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है सी फेयर पे। ठीक है, ये कौन होता है? ये वो बंदा है जो शिपिंग कंपनी में काम करता है और पानी के जहाज पर इंडिया से बाहर ट्रेड के लिए सामान ढो के ले जाता है, उस शिप पर काम करता है। ठीक है, कैप्टन, पायलट, इंजीनियर बहुत से लोग होते हैं, क्रू मेंबर कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये वो बंदा है जो एज अ क्रू मेंबर काम करता है। समझ गए? और आज हम इसी की टैक्सेबिलिटी के बारे में समझेंगे। और आज जो टॉपिक जो कवर करेंगे हम, वो सिर्फ और सिर्फ इसके सैलरी इनकम के बारे में ही कवर करेंगे। ठीक है, किन कंडीशनों को कौन कौन से कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करने के बाद इस बंदे का सैलरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए? इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि इसका सैलरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो कंडीशन मेट नहीं करता है, तो उसे कंडीशन को मेट करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन जो उसे मेट करना है वो ये है कि वो इंडिया में 182 डेज से कम रहे। कहने का मतलब 181 डेज और लेस इंडिया में उसका जो ठहराव है वो 181 दिन या उससे कम हो। और ये कहां लिखा गया है? ये एक्सेप्शन रूल में लिखा गया है, सेक्शन 6(1) के। सेक्शन 6(1) के एक्सेप्शन रूल में कहा गया कि जो 6(1) में एक और एडिशनल एक और क्राइटेरिया है जो 60 डेज वाला है। तो 60 डेज वाले क्राइटेरिया को यहाँ पर इग्नोर करते हुए कहा गया कि सिर्फ 182 डेज और मोर अगर कोई इंडिया में रहेगा तभी वो रेसिडेंट होगा। तो अगर इस बंदे को इंडिया में टैक्स नहीं देना है तो उसे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 181 दिन रहने हैं। वो ये पैरा बोल रहा है। समझिए? आप चाहें तो इसे रीड कर लीजिएगा पॉज करके। यहां पे वही चीज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि अगर आप 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह गए एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू और आप इंडियन सिटीजन है, तभी। फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं है ये, इंडियन सिटीजन के लिए सिर्फ ये चीज। अगर आप मेंबर रह गए इंडियनशिप के, अगर आप इंडिया में 182 दिन या ज्यादा रह गए तब तो आपको इंडिया में वो टैक्स लेगा। आपके ग्लोबल इनकम पे टैक्स लेगा, आपके सैलरी पे भी टैक्स लेगा वो। इसलिए ध्यान रखिए कि इंडिया में आप 182 दिन या उससे ज्यादा ना रहे। अब जो इधर जो लिखा हुआ है ये एज इट इज रेलेवेंट नहीं है अगर आप सिर्फ सैलरी इनकम ही कमाते हैं और आपका यही एक इनकम है, इंडियन सोर्स से आपका कोई इनकम नहीं है। ठीक है, वो ये बोलता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है और आपको इस तरह समझा पाना पॉसिबल नहीं। तो इस पॉइंट को मैं इग्नोर ही कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं, ये तो इनके लिए है ताकि ये अपने सैलरी इनकम को टैक्सेबिलिटी से बचा सके। तो इसलिए हम इस पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। ये टैक्सेबिलिटी होता है, कवर हो जाते हैं, पर वो क्राइटेरिया आप पर अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ सैलरी इनकम आपका है, आप इंडिया में टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इंडिया में सिर्फ 181 दिन या उससे कम रहे। अब ये जो हमें कैलकुलेट करना है क्या 182 डेज का, समझ गए? 182 दिन मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर 182 दिन मेरा हो गया तब तो इंडिया टैक्स लेगा मेरे से। तो 182 दिन इंडिया में हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इस 182 दिन में वो दो डेट एक्सक्लूड होगा। कौन सा दो डेट? जो ये डेट एंटर इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द स्टेट इंडिविजुअल और साइनिंग ऑफ। सीडीसी का साइनिंग ऑफ का डेट और सीडीसी का ज्वाइनिंग ऑफ शिप का डेट एक्सक्लूड किया जाता है 182 दिन काउंट करने के लिए।
तो आपको जनरली ये नहीं काउंट करना कि आप इंडिया में कितने दिन नहीं थे, आपको जोड़ना क्या है, कितने दिन थे। अगर आप जोड़ना चालू किया, मैंने मैं जनवरी में इंडिया में था, जब सॉरी अप्रैल में इंडिया में था तो 30 दिन अप्रैल में था, मई में इंडिया में था तो 31 दिन मई में था, ठीक है, जून में इंडिया में 30 दिन जून में था। लेकिन मैं 16 जुलाई को चला गया था, तो जुलाई में मैं 15 दिन ही था, क्योंकि 16 तारीख क्या था, 16 को मैंने साइन किया था अपना, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शिप। तो ये 16 को एक्सक्लूड करता है आपके लिए। जनरल पब्लिक जो होता है उसका टेरिटोरियल वाटर में भी अगर इंडिया का रहता है ना, मान लीजिए इंडिया है, तो इसके टेरिटोरियल वाटर में भी अगर मैं रहूंगा तो मेरा वो डेट 1 डेज में काउंट होता है। लेकिन आपके लिए ये छूट है कि जिस दिन आपने साइनिंग किया उस डेट को से आप इंडिया के बाहर हैं, एक्सक्लूड माना जाता है। और जिस डेट को साइनिंग भी हो रहा है, वो जो भी आपका सीडीसी होता है, साइन जो हो रहा है उसी डेट को, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ शिप जो लिखा हुआ है वहां पे रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शिप, उसी डेट से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि आप इंडिया में नहीं थे। समझ गए। लेकिन अगर मैं हूं तो मैं जब तक इस टेरिटोरियल वाटर को पार ना कर जाऊं तब तक मेरा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो इस पानी में रहना भी इंडिया में रहने के बराबर है। आया समझ में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एलिजिबल वॉयज क्या होता है। अगर आप इंडिया में हैं और आप अंडा निकोबार में जाकर के सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि एलिजिबल वॉयज है। एलिजिबल वॉयज होगा तभी ये डेट एक्सक्लूड करना है, एलिजिबल वॉयज होगा तभी आपको माना जाएगा कि आप इंडिया में नहीं थे। एलिजिबल वॉयज क्या है, एलिजिबल वॉयज कहने का मतलब हुआ कैरेज ऑफ पैसेंजर ऑफ फ्राइट इन इंटरनेशनल टैरिफ where for the voyage having originated from any port in India and has as its destination any port outside India। अगर आप इंडिया से अंडा निकोबार जा रहे हैं तो ये इंडिया का ही पार्ट है ना। मतलब चेन्नई वाले पोर्ट से मान लेते हैं आप अंडा निकोबार जा रहे हैं, तो आप एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट जा रहे हैं, तो ये एलिजिबल वॉयज नहीं है। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इंडिया के बाहर थे। समझ गए। आप इंडिया में 181 दिन नहीं थे, मतलब 182 दिन नहीं थे, ये नहीं आप कह सकते हैं। आप इंडिया में 181 दिन से कम थे, ये आप नहीं बोल सकते हैं अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि ये एलिजिबल वॉयज नहीं है। दूसरा, वॉयज हैविंग ऑर्डिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया एंड हैज इट डेस्टिनेशन एट एनी पोर्ट इन इंडिया। तो यहां से यहां भी आ रहे तो भी तो आप इंडियन पोर्ट पे ही आ रहे हैं ना, एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे। समझ गए। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, क्रू मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप ये लिखा हुआ था। लेकिन जब एलिजिबल वॉयज के बारे में बात करने को आया तो उसने बोला एलिजिबल वॉयज क्या होगा, वो होगा जो एक इंडियन पोर्ट से एक फॉरेन पोर्ट पे जाएगा। एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे जाने को आप ये नहीं कर सकते कि इंडिया में नहीं था, मैं पानी के जहाज पर था। तो आपको पहला ध्यान तो ये रखना है कि 181 दिन से कम इंडिया में रहना है। दूसरा ये ध्यान ये रखना है कि वो फॉरेन बाउंड शिप होना चाहिए, मतलब बाहर जा रहा हो या बाहर से इंडिया आ रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे। अब ये एक सिंपल चार्ट है कि आप कब एनआर होंगे। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, तो आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए क्या आप इंडिया में 60 दिन से ज्यादा थे। क्या आप इंडिया में 60 दिन से ज्यादा थे या नहीं थे, पहला सवाल। तो बोला गया है ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर लेस देन 60 डेज, तब तो आप नॉन रेसिडेंट ऐसे भी होगा। लेकिन बोला गया ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज, का कि नो लिखा है ना, तो फिर आप सेकंड चीज चेक करिएगा, ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। अगर मोर देन 182 डेज सेटिस्फाई हो गया तब तो आप इधर चले आइएगा।
ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 182 डेज है तो आप यहां आइएगा और आप पूछिएगा अपने आप से फिर, हैज ही लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द relevant previous year for employment or as a crew member of an Indian ship, आप कहिएगा हाँ तो आप हो जाइएगा नॉन रेसिडेंट। तो कहने का मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, 181 डेज और फॉरेन बाउंड शिप, विदेश जाने वाला जहाज एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे मत चल जाइएगा। उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आप टैक्सेबल नहीं है आपका, तब तो आप इंडिया में रह चुके हैं। वहां भी कैलकुलेट होगा, डेज कैलकुलेट आप करते रहिएगा अपना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए कैसे आप अपना डेट कैलकुलेट करिएगा। कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया कि एक मिस्टर अजय है जो इंडियन सिटीजन है और मेंबर है क्रू ऑफ अ मॉरिशस बाउंड इंडियन शिप का। ठीक है, पैसेंजर लेके जा रहा है जो मुंबई से 16 तारीख को निकलेगा। कोई बात नहीं, बोला उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो आपको तो बनना है नॉन रेसिडेंट। कैसे बनना है, आपको इंडिया में 181 दिन से कम रहना है। और आप कौन सा डेट इंक्लूड नहीं करिएगा, सीडीसी ज्वाइनिंग वाला और सीडीसी साइनिंग ऑफ वाला। तो ये आदमी कब तक इंडिया में रहा, तो देखते हैं इंडिया में कब से रहा। इंडिया में ये अप्रैल के महीने में होगा। अप्रैल में कितना दिन रहा होगा, 30 दिन। ये इंसान इंडिया में मई में भी होगा 31 दिन, जून में भी होगा 30 दिन, जुलाई में अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता, मिस्टर ए बी सी डी एफ, सी फेरर नहीं होता तो यहाँ 16 डेज लिखा था जुलाई में, लेकिन क्योंकि आप सी फेरर हैं तो आपके लिए 15 डेज। समझ गए। उसके बाद तो ये पानी में था 19 जनवरी तक। 19 जनवरी को इंडिया में उतरा तो 19 को फिर इंक्लूड नहीं करना है, तो जनवरी में होता है 31 दिन। 31 दिन तो 11 उधर 1 इधर, 12 दिन। ठीक है, समझ गए, 12 दिन। तो आप जनवरी में हैं 12 दिन। अगर मैं होता तो मेरे लिए जनवरी में 13 दिन होता। समझ में आया। जनवरी में है 12 दिन, फरवरी में है आपका 28 24 है ना, तो 24 में तो 29 दिन होता है ना, 4 5 20 4 तक 24। फरवरी लीप ईयर था, 9 डेज। और मार्च में आप रहिएगा 31 दिन। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना दिन हुआ, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 29 प्लस 31, 178 डेज ये इंडिया में रहा। तो जैसे ही ये 178 डेज इंडिया में रहा तो 181 दिन से कम रहा, तो ये हो गया नॉन रेसिडेंट। अब इसका सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। ठीक है, लेकिन सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में ये कहना गलत होगा। अभी आगे और कंडीशन है, पर सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको नॉन रेसिडेंट बनना पड़ेगा, 181 दिन से कम इंडिया में रहना पड़ेगा। समझ गए। इसका आंसर भी दिया हुआ है, देखने को देख सकते हैं। 178 दिन इंडिया में रहा है मिस्टर अजय। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया वुड बी 178 डेज। तो समझिए कैसे जोड़ना है आपको। अब काहे कि ये इंडिया, काहे कि अब ये नॉन रेसिडेंट हो ही गया, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये तब प्रूफ करने का होता है ना जब आप रेसिडेंट हो जाइएगा। तो रेसिडेंट का पार्ट तो यहाँ है नहीं, आप एनआर बन चुके हैं, आप खुश रहिए। अब ये डीम्ड रेसिडेंट है, ये इसको भी इग्नोर ही करिए क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब आते हैं कि आप एनआर बन गए तो आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं तब तो आपका जो इनकम रिसीव होता या डीम टू बी रिसीव्ड होता इंडिया में या कहीं भी एल्सवेयर, अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर, चाहे कमाई कहीं से करिए, कहीं भी रिसीव नहीं, कमाई कहीं करिए, उससे मतलब नहीं है। अगर इंडिया में रिसीव होता तो वो टैक्सेबल होता।
वो तीनों केस में टैक्सेबल, चाहे आप एनआर क्यों ना हो। तो अब सवाल आता है, आपका एनआरई अकाउंट शायद आप लोग मेंटेन करते हैं, एनआरई अकाउंट आपका इंडिया में होता है तो टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि आपका सैलरी रिसीव तो एनआरई अकाउंट जो इंडिया में है उसमें हो रहा है। तो हाँ, अभी तक टैक्सेबिलिटी के अंदर है, बट इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उसको भी देखेंगे हम, क्यों टैक्सेबल नहीं होता है, उस क्लैरिफिकेशन के कारण टैक्सेबल नहीं होता है। नहीं तो अभी अगर आप देखें तो आपका सैलरी क्योंकि इंडिया में रिसीव हो रहा है तो टैक्सेबल होगा इंडिया में। आपका सैलरी अगर इंडिया में रिसीव हुआ, आप कहीं काम करते हो, किसी के लिए काम करते हो, तो वो टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपका एनआरई अकाउंट इंडिया में है। और एनआरई अकाउंट ध्यान रखिएगा, एनआरआई अकाउंट मत खोल लीजिएगा, एनआरई अकाउंट के लिए ही छूट दिया गया है, स्पेशली एनआरआई अकाउंट के लिए नहीं दिया गया है। तो एनआरई अकाउंट ही खोलिएगा और उसमें अगर सैलरी रिसीव करिएगा तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन है, इस कारण से आप बच पाते हैं। अन्यथा जो सेक्शन के हिसाब से है ना, ये टैक्सेबल है सैलरी आपका। उसके बाद क्या है, इनकम विच अक्रू और अराइज और इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर इनकम इंडिया में अक्रू अराइज होता है तो वो टैक्सेबल इंडिया में ही होगा, भले कहीं रिसीव, अगर रिसीव कहीं हो, ठीक है, तो वो भी एनआर के केस में टैक्सेबल है। तो आपके लिए इस पॉइंट से आप दूरी रखिए। आपका तो ये वाला चीज है, रिसीव वाला, समझ गए। अब आते हैं नीचे, जो है वो आपके लिए रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो सारा एनआर के लिए नो ही होता है। अगर आप रेसिडेंट हो जाते ना तो आपका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, देख रहे हैं, सारा इनकम टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल कब नहीं होता है? बस एक केस में, इनकम कमाया बाहर, इनकम रिसीव हुआ बाहर, बट इनकम वहां से रिमिट किया गया है यहाँ। कहने का मतलब, मैं मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, मेरी सैलरी आई, सैलरी मुझे पहले वही रिसीव करना पड़ेगा, उसके बाद वापस इंडिया भेजना पड़ेगा। अगर मैंने सैलरी डायरेक्टली मेरे इंडियन अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगा, भले मैं नॉन रेसिडेंट हूं। तो ये रेमिटेंस वाला केस है, ये आपके लिए भी नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका इनकम भले इंडिया में रिसीव हो रहा हो, या तो फिर ये करना है, ठीक है, क्या इनकम अक्रू अराइज बाहर हो रहा है, इनकम रिसीव भी बाहर हो रहा है, तब तो उस केस को छोड़ दीजिए। अपने वाला जो जनरली आप लोग इसी में कवर आते हैं कि आपका इनकम रिसीव इंडिया में हो रहा है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड, इसको काट लीजिए, इन इंडिया वेदर अर्न इन इंडिया और एल्सवेयर, चाहे कमाई कहीं भी हुआ हो, रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो वो आपके केस में टैक्सेबल है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन दिया गया उसके कारण आप बच जाते हैं। वो क्लैरिफिकेशन क्या था उसको देखते हैं। ये था वो क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में क्या कहा गया, द सैलरी अक्रूड टू अ नॉन रेसिडेंट सीफेरर। तो नॉन रेसिडेंट अब कब होइएगा, जब 181 दिन से कम इंडिया में रहिएगा। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, अगर आप नॉन रेसिडेंट हुए तब ये क्लैरिफिकेशन आप पे अप्लाई होगा, अगर आप रेसिडेंट बन गए तो ये क्लैरिफिकेशन अप्लाई ही नहीं होगा आप पे। तो सैलरी अक्रूड टू अ नॉन रेसिडेंट सीफेरर फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप विच विथ इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग, उससे कोई मतलब नहीं है, shall not be included in total income merely because the said salary has been credited in the NRE account। मतलब सिर्फ इस तथ्य पे इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं होगा कि एनआरई अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है। एनआरई अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है मतलब एनआरई अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ है, सिर्फ इस तथ्य पे आप उस इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर कोई और मिस्टर एक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच है तो उसके लिए ये सुविधा नहीं है। ये सुविधा सिर्फ आपके लिए है, पर कब? जब आप नॉन रेसिडेंट हो। और आप नॉन रेसिडेंट कब होंगे? जब आप 181 दिन से कम इंडिया में रहेंगे या 181 दिन रहेंगे, समझ गए। तो ध्यान क्या रखना है, अगर आप किसी कारण से 1 2 3 दिन भी इंडिया में एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है ना, तो बाहर ही रुक जाना, ठीक है, फॉरेन घूम के ही ना जाना। जो इंडिया में टैक्स लगेगा वो फॉरेन में घूमने से कम होगा, समझ गए।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिसीव बेसिस पे नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इस अकाउंट में टैक्सेबिलिटी किसको लगेगा। अगर आप गलती से रेसिडेंट हो गए तो अब आप क्या करिएगा, अब आपके अनारी अकाउंट पे जो इनकम क्रेडिट हुआ वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, 101 पहला कंडीशन 181 डेज और लेस, इंडिया में इतना ही दिन रहना है चाहे जो हो जाए। दूसरा कंडीशन पैसा एनआरई अकाउंट में लेना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन पैसा एनआरई अकाउंट में लेना है और किसी अकाउंट में नहीं। तीसरा कंडीशन फॉरेन बाउंडशिप, ये नहीं कि एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे मत जाइएगा, उस केस में आप नॉन रेसिडेंट नहीं बन रहे। अब जो आते हैं एक और चीज, अब आपके एनआरई अकाउंट में ऑब्वियस सा बात है कुछ बैलेंस रहता है, उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट पे करता है। कौन पे करता है इंटरेस्ट, बैंक पे करता है इंटरेस्ट आपको। तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ कि नहीं होगा, तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल था, लेकिन सेक्शन 10(4)(2) ला करके, मैंने सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 क्लास 2 में कुछ बात बोला गया और उसके बाद ये एग्जम्प्ट हो गया। मतलब आपका एनआरई अकाउंट में आने वाला पैसा, सैलरी इनकम भी टैक्सेबल नहीं है और उस पे अर्न होने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है, दोनों टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट कब टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए लिखा गया है इन द केस of an individual any income by way of interest on money standing to his credit in an NRE account in any bank in India in accordance with the FEMA and the rule made thereunder would be exempt, exempt होगा। लेकिन कब exempt होगा, is a person resident outside India as defined in FEMA। वो पर्सन रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया का मतलब कि नॉन रेसिडेंट है। is a person who has been permitted by Reserve Bank of India to maintain such account, और उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आरबीआई लोगों को छूट दे रखा है। तब कहने का मतलब एक एग्जांपल है और उससे आप समझ जाइएगा। मिसेज नीना कंशल इज रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर सिंस ईयर 2000। शी होल्ड एन एनआरई अकाउंट विथ बैंक ऑफ बड़ोदरा न्यू दिल्ली ब्रांच। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 was credited to such account during financial year 23-24. Such interest income earned by her shall be exempt from the tax। कब exempt हुआ, कब, जब वो रेसिडेंट थी सिंगापुर की। आप रेसिडेंट है सिंगापुर के, आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट है मालूम है, लेकिन आप किसी कंट्री के रेसिडेंट भी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए आपको। टैक्सेबिलिटी के पर्पस के लिए बोल रहा हूं। तो उस बिहाफ से आपके लिए ये सेक्शन, ये एग्जम्पशन इररिलेवेंट है। कहने का मतलब आपका इंटरेस्ट इनकम जो एनआरई अकाउंट में आ रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है, समझ गए। ये जो रेसिडेंट का टर्म है ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं है, ये फेमा के हिसाब से है। और फेमा में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने फेमा अब तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लाइन लिखा, क्या लिखा हुआ, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो आप मान रहा हूं कि आप यहां नॉन रेसिडेंट हैं, बट क्या आप किसी भी कंट्री के रेसिडेंट थोड़े हो गए उस कारण से। इंडिया के नॉन रेसिडेंट होने के कारण आप किसी कंट्री के रेसिडेंट नहीं बन जाते। उस कंट्री का भी कंडीशन होगा कि आप मेरे यहाँ 180 दिन रहिएगा तो, या 160 दिन रहिएगा तो, या 70 दिन रहिएगा तो आप मेरे रेसिडेंट हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना लॉ है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट हैं।
सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि रेसिडेंट और सिटीजनशिप में बहुत बड़ा फर्क है। रेसिडेंशियल स्टेटस का चेकिंग होता है टैक्सेबिलिटी के लिए, और आपका जो सिटीजनशिप होता है वो होता है कंट्री का, जो आप हाँ मेरे यहाँ के नागरिक हैं। सिटीजनशिप से रेसिडेंशियल स्टेटस को कोई मतलब नहीं है। आप इंडिया के नागरिक होते हुए नॉन रेसिडेंट थे कि नहीं थे? आप इंडिया के नागरिक थे फिर भी नॉन रेसिडेंट थे। तो इस वाले सेक्शन को जो एग्जम्पशन है इंटरेस्ट पे, इसमें ध्यान रखिएगा कि आप पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप पे ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर आप रेसिडेंट है किसी और कंट्री के। और क्योंकि आप फॉरेन बाउंडशिप पे घूम रहे हैं तो आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। अगर जिस कंट्री का रेसिडेंट बनिएगा वो आपको अपना टैक्सेबिलिटी में कवर करेगा फिर। खैर जो भी हो, तो इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है, एनआरई अकाउंट के पैसे पे आने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है। तो अब आपके सैलरी इनकम कब टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसका अगर क्रक्स पूछा जाए सैलरी इनकम नॉट टैक्सेबल कब होगा, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि आपको 181 डेज और लेस इंडिया में रहना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन आता है कि आपके एनआरई अकाउंट में पैसा आना चाहिए। तीसरा कंडीशन आता है कि आपको फॉरेन बाउंडशिप, ये नहीं कि एक फॉरेन बाउंडशिप होना चाहिए, विदेश जाने वाला या विदेश से आने वाला शिप जो भी हो। ऐसा ना हो कि एक इंडियन पोर्ट से दूसरे इंडियन पोर्ट पे जा रहे हो तो आप कहने लगे कि मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं 181 दिन से कम इंडिया में रह रहा था। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर आप मेट करते हैं तभी आपका सैलरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, अन्यथा टैक्सेबल होगा। जहां तक बात रही आपकी रिटर्न फाइलिंग की, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, उसका कारण यह है अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए। समझ गए? अपने रिकॉर्ड के लिए किया कीजिए। कल अगर नोटिस आ गया तो क्या क्या प्रूफ करते बैठिएगा। तो चलिए, इस पे ध्यान रखिएगा, अपना 3 कंडीशन मेट रखिएगा तो आप बचे रहिएगा, अन्यथा टैक्सेबल हो सकता है आपका। चलिए।